नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है देश की राजधानी दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। एक दिन जगन्नाथ वीरेंद्र भट्टी से मिले और उन्हें राजकुमारी का फोटो दिखाते हुए कहा, मैं अपनी लड़की का प्रस्ताव आपके लड़के वीरेंद्र के लिए लेकर आया हूँ। ये तो ठीक है, पर क्या आपको मालूम है कि वीरेंद्र की पहले भी शादी हो चुकी है? वीरेंद्र के पिता सुरेंद्र भट्टी ने जगन्नाथ की बात सुनकर कहा, जी हाँ, मुझे मालूम है। सहदेव जी ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था कि एक दुर्घटना में वीरेंद्र की पत्नी सरला की मृत्यु हो चुकी है, पर मेरी तो लड़की तलाकशुदा है। ठीक है, आप राजकुमारी की फोटो छोड़ जाइए, मैं 1-2 दिन में विचार करके अपने निर्णय की सूचना दे दूंगा। सुरेंद्र भट्टी के मुंह से ये बात सुनकर जगन्नाथ उनका अभिवादन करते हुए उठ खड़े हुए और वापस लौट आए। एक दिन जगन्नाथ को खबर मिली कि सुरेंद्र भट्टी अपने लड़के वीरेंद्र और लड़की नयनतारा के साथ राजकुमारी को देखने आ रहे हैं। उनके आने पर जगन्नाथ ने उनकी काफी आवभगत की। वीरेंद्र ने राजकुमारी को देखा और राजकुमारी ने वीरेंद्र को, और दोनों ने अपनी मौन स्वीकृति दे दी। 26 जून 1978 को लाला जगन्नाथ ने अपनी लड़की राजकुमारी के हाथ पीले कर दिए। उनसे जितना भी बन सकता था उन्होंने दिया। फिर भी इसके बावजूद उन्होंने अपनी पगड़ी सुरेंद्र भट्टी के पांव पर रखते हुए कहा, शाहजी, हम लड़की वाले हैं, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। जगन्नाथ का जमुना पार कृष्णनगर में अपना निजी मकान था। किनारी बाजार में उनकी सोने चांदी की अपनी दुकान थी। उनकी बीए पास पुत्री राजकुमारी की पहली शादी 1974 में मोती नगर दिल्ली के एक युवक कंपाउंडर सुरेंद्र कुमार के साथ हो चुकी थी, लेकिन अपने पति के दुर्व्यवहार तथा अय्यासी प्रवृत्ति के होने की वजह से वो चौथे दिन ही मायके लौट आई। बाद में उसने तलाक ले लिया। उसकी 3 बहनें थी जिनकी शादियां हो चुकी थी। एक दिन राजपूत एसोसिएशन के वैवाहिक विभाग के इंचार्ज अमरजीत सिंह सहदेव ने जगन्नाथ को वीरेंद्र भट्टी नामक वर के बारे में सूचना दी। वीरेंद्र फिरोज शाह रोड स्थित लाजपत नगर में रहता था। मेट्रो रेफ्रिजरेशन नाम की उसकी अपनी दुकान थी। बड़ा भाई रविंद्र भट्टी इंश्योरेंस का काम करता था और छोटा भाई राजेंद्र भट्टी वीरेंद्र के साथ दुकान पर ही बैठता था। शादी के बाद वीरेंद्र ने अपनी पत्नी राजकुमारी को एक नया नाम दिया। वो नाम था कमलेश, और इसी तरह राजकुमारी से वो कमलेश भट्टी बन गई। सुहागरात वाले दिन जब कमलेश अपने पति वीरेंद्र की प्रतीक्षा कर रही थी तो एक लड़की और एक लड़का उसके कमरे में आए और कमलेश से पूछने लगे, क्या आप हमारी नई माँ हैं? बेचारी कमलेश इससे पहले कि कुछ समझ पाती या बच्चों से कुछ कहती, शराब के नशे में धुत वीरेंद्र भट्टी लड़खड़ाता हुआ कमरे में आया और वहां बच्चों को कमलेश के पास खड़ा देखकर गुस्से से आग बबूला होकर बोला, सोनू, तुम यहाँ नई माँ के साथ क्या कर रही हो? चलो अपने कमरे में जाओ। बच्चे सहमते हुए कमरे से बाहर निकल गए। कमलेश अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और उसने धीरे से अपने पति से पूछा, ये बच्चे कौन है? कौन है? अरे ये मेरे बच्चे हैं जो पहली घरवाली से पैदा हुए। शराब के नशे में झूमता हुआ वीरेंद्र बोला, क्या आपके बच्चे हैं? पर मुझे तो ये बताया गया था कि पहली पत्नी से आपकी कोई संतान नहीं है। चुप कर, पहले दिन से ही सवाल जवाब करने लगी है। कान खोलकर सुन ले, ये तेरे बाप का घर नहीं, वीरेंद्र भट्टी का घर है। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। ये कहते हुए वीरेंद्र भट्टी ने कमलेश के साथ वही किया जो एक मर्द औरत के साथ करता है। पर कमलेश के लिए ये एक दुष्कर्म था जो उसके सुनहरे सपनों के घरौंदे को तोड़कर किया गया था। कमलेश बार बार तो पति बदलने का खेल नहीं खेल सकती थी, इसलिए उसने यही सोचकर कि भगवान को यही मंजूर था, अपने पति के दोनों बच्चों को अपने कलेजे से लगा लिया और अपनी सारी ममता उन पर उड़ेल दी। ये सोचकर कहीं बिना माँ के बच्चे उसे सौतेली माँ समझकर घृणा न करने लगे। इसमें उन अबोध बच्चों का कसूर भी क्या था? यहाँ तक तो सब ठीक था, किंतु जब कमलेश को ये पता चला कि वीरेंद्र अय्यास किस्म का शराबखोर और जुआरी आदमी है
तो उसकी सहन शक्ति सीमा से पार हो गई। रोजाना पति से पिटने वाली कमलेश ने विद्रोह कर डाला। कमलेश ने जब विद्रोह किया उस समय तक उसे एक लड़का भी हो चुका था जिसका नाम उसने मिलन रखा था। इसी स्वप्न आशा के साथ कि मिलन उसके तथा पति के बीच बढ़ती जा रही दरारों को पार करके फिर से उनके मिलन को संगीतमय बना देगा। मिलन की किरकारियां भी वीरेंद्र भट्टी को ना बदल सकी। वो कमलेश को रोज मारता पीटता और दबाव डालता कि अपने बाप के घर से रुपया लेकर आए। रुपया तुम जैसे अय्यास व्यक्ति की अय्यासी के लिए, मेरे माँ बाप की कमाई हराम की नहीं है। कमलेश बिफरते हुए उसकी जवाब का उत्तर देती और वीरेंद्र शराब के नशे में उसकी लात घूसों से पिटाई करने लगता। एक दिन कमलेश अपने 4 साल के पुत्र मिलन के साथ पति के अत्याचारों से तंग होकर अपने मायके आ गई। उसके पिता ने जब कमलेश की कहानी सुनी तो ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, बेटी अब तू उस दरिंदे के पास मत जा, यही हमारे पास रहना। कमलेश को मायके आए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन वीरेंद्र भट्टी भी वहां आ पहुंचा और अपने सास ससुर के पांव पड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी कमलेश को परेशान नहीं करूंगा। वीरेंद्र भट्टी की आंखों से बहते आंसुओं को देखकर कमलेश और उसके माँ बाप ने समझा कि ये आंसू पश्चाताप के हैं। ये सोचकर कमलेश को उसके पति के साथ विदा कर दिया। बेचारी कमलेश को क्या पता था कि ये सब नाटक है, ना कभी शैतान बदला है और ना बदलेगा। 10 फरवरी 1974 को एक व्यक्ति दिन के 12-1 बजे लाला जगतनाथ के कृष्णनगर स्थित मकान पर आया। जगतनाथ अपने पत्नी के साथ लुधियाना गए हुए थे और उनका लड़का तरसेम कुमार अपने काम पर। घर में केवल तरसेम की पत्नी थी। उस व्यक्ति ने जो कुछ बताया उसे सुनकर श्रीमती तरसेम को जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उसने तत्काल अपने पति तरसेम को फोन करके शीघ्र ही घर पहुंचने को कहा। तरसेम के घर आते आते जगतनाथ भी लुधियाना से वापस आ गए थे। किसी को भी उस अजनबी व्यक्ति के संदेश पर विश्वास नहीं हो रहा था जो वो श्रीमती तरसेम को दे गया था। जगतनाथ के कहने पर तरसेम ने अपने जीजा वीरेंद्र भट्टी को टेलीफोन किया। दूसरी ओर से हेलो की आवाज आने पर तरसेम ने पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? कांस्टेबल महावीर सिंह, दूसरी ओर से आवाज आई। कांस्टेबल महावीर सिंह, पर ये तो मेरे जीजा वीरेंद्र भट्टी का घर है। हाँ, मैं वीरेंद्र भट्टी के घर से ही बोल रहा हूँ। कमलेश और उसका बच्चा मिलन जलकर मर गए हैं, कांस्टेबल महावीर सिंह ने कहा। क्या? कहते हुए तरसेम के हाथ से टेलीफोन गिरते गिरते बचा। शीघ्र ही दोनों बाप बेटे तत्काल फिरोज शाह रोड स्थित भट्टी के मकान पर पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वीरेंद्र भट्टी के घर के आगे पुलिस की जीप खड़ी थी। चारों ओर पुलिस वाले फैले हुए थे और घर में कोहराम मचा हुआ था। घटना स्थल पर जगन्नाथ को वीरेंद्र भट्टी ने बताया कि आज सुबह रोजाना की तरह वो अपनी पहली पत्नी के बच्चों को छोड़ने सुबह स्कूल गया था। जब वो लौटकर घर आया तो देखा कि बाथरूम से धुआं उठ रहा था। कई बार दरवाजा खटखटाने पर भी जब बाथरूम का दरवाजा नहीं खुला तो उसने दरवाजा तोड़ दिया और पाया कि बाथरूम के अंदर टब में कमलेश और मिलन की जले हुए शव पड़े थे। वीरेंद्र ने पुलिस को यही बयान दिया था, पर कमलेश के भाई तरसेम को विश्वास नहीं आ रहा था कि उसकी बहन कमलेश ऐसा कुछ कर सकती है। सर, ये मामला इतना सीधा नहीं है, ये हत्या का मामला है। तरसेम ने जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर राजपाल सिंह के सामने अपना संशय प्रकट करते हुए कहा। संशय का कोई आधार है? ऐसा ही राजपाल ने जानना चाहा। जीजाजी रोज सुबह अपनी पहली पत्नी के बच्चों के साथ मिलन को साथ क्यों नहीं ले गए? ये एक ऐसा सवाल है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि वीरेंद्र ने एक नहीं 2 हत्याएं की है, अपनी बीवी की और अपने बच्चे की। तरसेम ने तर्क देते हुए कहा। राजपाल सिंह को तरसेम की बात में कुछ वजन नजर आया। वीरेंद्र इसका कुछ भी जवाब नहीं दे सका। ऐसा ही राजपाल सिंह की नजर से ये भी छिपा ना रह सका कि वीरेंद्र भट्टी जिस प्रकार से रो रहा है वो स्वाभाविक रोना नहीं है। इतने में क्राइम टीम भी आ पहुंची। घटना की बारीकी से जांच की गई। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने बाथरूम के अंदर से बंद की जाने वाली चिटकनी पर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं पाए। अगर कमलेश ने मिलन के साथ बाथरूम के अंदर होकर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाई और वीरेंद्र भट्टी के अनुसार बाथरूम का दरवाजा बंद था,
तो चिटकनी पर अवश्य ही कमलेश के फिंगरप्रिंट पाए जाने चाहिए थे। मामला एकदम साफ था कि बाथरूम का दरवाजा कमलेश ने अंदर से बंद नहीं किया था। इसका मतलब वीरेंद्र झूठ बोल रहा है। कमलेश व मिलन के शव का पंचनामा बनाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और एसआई राजपाल सिंह ने कमलेश के भाई तरसेम की शिकायत पर धारा 302 के अधीन कमलेश व उसके बच्चे मिलन की हत्या का मुकदमा कायम कर लिया और हत्या के अपराध में वीरेंद्र भट्टी को गिरफ्तार करके लाजपत नगर पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद कर दिया। सारी कार्यवाही करते करते शाम के 5 बज गए। एसआई राजपाल सिंह अपने कमरे में बैठे हुए सारे घटनाक्रम पर विचार कर ही रहे थे कि उनकी तंद्रा भंग करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ जरूर, एसआई राजपाल सिंह ने उत्तर दिया। आगंतुक ने थैंक यू कहकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मुझे लालचंद सहदेव कहते हैं। मैं यही A25 डिफेंस कॉलोनी में रहता हूँ। फौज से सूबेदार मेजर पद से रिटायर हुआ और उसके बाद अपने लड़कों के साथ दरियागंज में रेफ्रिजरेशन का व्यापार करता हूँ। मैं आपके पास वीरेंद्र भट्टी के लिए आया हूँ, जिसे आपने लॉकअप में बंद कर रखा है। लालचंद जी, आप गलत व्यक्ति के पास आ गए। सारी दिल्ली पुलिस जानती है कि राजपाल सिंह किसी की सिफारिश नहीं सुनता। जनाब, मैं आपके पास वीरेंद्र भट्टी की सिफारिश के लिए नहीं बल्कि आपकी मदद करने आया हूँ। मेरी मदद कैसे? जनाब, वीरेंद्र भट्टी ने 1971 में सबसे पहली मेरी लड़की सरला से शादी की थी। मैंने अपनी बेटी सरला की शादी सुरेंद्र सिंह भट्टी के शब्द जाल में फंसकर वीरेंद्र से कर दी। बाद में मुझे पता चला वीरेंद्र कुछ नहीं करता, इसलिए मैंने उसको रेफ्रिजरेशन के धंधे में लगा दिया। वीरेंद्र सरला को दिन रात मारता और उस पर दबाव डालता रहता कि वो घर जाकर पैसे लाए, क्योंकि उसे शराब पीने और जुआ खेलने की बुरी आदत थी। मैंने जहां तक बन सका वीरेंद्र की हर मांग पूरी की। 10 अगस्त 1972 को उससे एक लड़की और 24 अक्टूबर 1974 को एक लड़का पैदा हुआ। एक दिन यानी 30 जून 1975 को हमें सूचना मिली कि सरला को जली हुई हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि सरला दाल में तड़का लगाते हुए जल गई। उसके शरीर पर 40% बर्न थे। सरला ने भी पुलिस को यही बताया और मुझे भी यही कि वो दाल में तड़का लगाते समय स्वयं जल गई। बाप होने के कारण मुझे विश्वास नहीं हुआ और मैंने सरला से कहा, बेटी तू अपने ही बाप से झूठ बोल रही है। इस पर सरला ने बिना मुझसे नजर मिलाए उत्तर दिया, नहीं पापा, मैं सच बोल रही हूँ। इस पर भी मुझे विश्वास नहीं आया और मैंने सरला का हाथ पकड़कर अपने सिर पर रखते हुए कहा, कसम खाकर कह, जो तू कह रही है वो सच है। इस पर सरला ने अपना हाथ मेरे सिर से खींच लिया और हौले से फुसफुसाते हुए बोली, पापा सच तो ये है कि वीरेंद्र ने मुझे जलाया, पर उसने धमकी दी है कि अगर मैं इस रहस्य को किसी से खोलूंगी तो वो मेरे बच्चों को जान से मार देगा। अपने बच्चों के भविष्य की चिंता के डर से सरला ने पुलिस को भी यही बताया था कि वो खुद ही जली है और आखिर में उसने 3 दिन तक जीवन और मृत्यु से संघर्ष करते हुए 3 जुलाई 1975 को उसकी मौत हो गई। ये कहते हुए लालचंद सहदेव फूट फूट कर रो पड़े। राजपाल सिंह ने लालचंद को चुप कराते हुए कहा, मैं आपके दुख को अच्छी तरह से जानता हूँ। जनाब, जवान बेटी की हत्या कर दी जाए और बाप चुप रहे, ये कैसे हो सकता है? मैंने कई पुलिस अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए, यहाँ तक तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ब्रह्मानंद रेड्डी को भी लिखा कि मेरी बेटी की हत्या की निष्पक्ष जांच हो, पर सभी ने एकटुक उत्तर दिया कि कानून के आगे हम मजबूर है, क्योंकि सरला ने अपनी मौत से पहले बयान दिया था कि उसके जलने के लिए किसी को भी दोषी न ठहराया जाए। लालचंद सहदेव के बयान को कलमबद्ध करके राजपाल सिंह लालचंद को लेकर लॉकअप तक आए, जहां वीरेंद्र भट्टी बंद था। उसे देखकर लालचंद ने कहा, बेटे, इस दुनिया में देर है पर अधेर नहीं। हाँ, मैंने ही सरला को जलाया, क्योंकि लालचंद, तुमने हर माह जो 5000 रुपए देने का वादा किया था वो कभी भी पूरा नहीं किया। लॉकअप के अंदर बंद वीरेंद्र भट्टी ने पागलों की तरह अट्टहास करते हुए कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई थी कि कमलेश का पहले गला घोटा गया और फिर आग लगाई गई थी। मिलन आग से जलने की वजह से ही मरा। 10 फरवरी को सुबह पहले वीरेंद्र भट्टी ने कमलेश का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और फिर कमलेश का शव घसीटकर बाथरूम के टब में ले जाकर डाल दिया और उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी।
इतने में मिलन भी जाग गया। वो जलती हुई अपनी माँ को बचाने के लिए टब में कूदा तो उसे भी आग ने पकड़ लिया। मिलन को जलता हुआ देखकर वीरेंद्र भट्टी ने कहा, चलो अच्छा हुआ माँ के साथ बेटा भी मर गया। और वो अपनी पहली बीवी के बच्चों को लेकर स्कूल चला गया और आकर उसने एक कहानी गढ़ ली। ये कैसी विडंबना है कि सरला और उसके बाद कमलेश का दाह संस्कार भी उसके माँ बाप ने ही किया। वीरेंद्र भट्टी के परिवार का कोई भी व्यक्ति अपनी बहू के शव का दावा करने आगे नहीं आया। इसके बाद वीरेंद्र भट्टी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। वीरेंद्र भट्टी आज भी न्याय की प्रतीक्षा में जेल में बंद है, पर समाज में पता नहीं कितने वीरेंद्र भट्टी और मौजूद है जो अपने अंधे लालच की वजह से बेगुनाह बाप की बेटियों को जलाते रहते हैं, पर उनसे कानून आज तक नहीं निपट पाया है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।